Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means study of truth or science of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Now, Sathology actually builds your identity. Mythology actually destroys your identity. When you say somebody that according to my mythology, you're already claiming to other person that yes, your history is not real. Now, I'll tell you one good news. I was studying the Rockwell Texas uh, wall yesterday, and I might be visiting there. So in December, I might visit Texas Rockwell and other places in Texas which are of ancient importance. And most surprising thing is that it is completely square, rectangular, rectangular. And and also it's a huge complex, Rockwell. The whole Rockwell city in Texas gets its name. So watch out for that video. And watch out if you want to travel with me, let me know in the comments. And if you're in the US, I'll be happy to take you along with some conditions. So today I have a very, very special guest. The show will be in Hindi, and the topic, which is the when will the mainstream parties emerge for Hindus in India. So let us welcome Sri Rameshwar Mishra Pankaj. He has नमस्कार। he has written more than 22 books, more than 20,000 articles. So very well researched person. So let us welcome him. Namaskar, Rameshwar ji. नमस्कार नमस्कार। अच्छा, तो आपने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज किया है इसमें कि कब जी राष्ट्रीय मंच पर हिंदुओं की मेन स्ट्रीम जो हिंदूज हैं जो जो जी। बीच में है, नाइदर लेफ्ट नॉर राइट, धार्मिक, हम्म। हम्म। जो हमारी परंपराओं से उनका ज्ञान आता है, जो अपने ट्रेडिशनली सोचते हैं, आप भी वैसे ही सोचते हैं, मैं भी वैसे ही सोचता हूँ। तो जो मेन जी स्ट्रीम हिंदूज हैं वो एक्सट्रीम पोजीशंस में नहीं जाते कभी भी, क्योंकि परंपरा जी। कभी भी एक्सट्रीम चलती नहीं है, परंपरा सबके लिए चलती है। सो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। तो आपके विषय में अगर हम इसको ब्रेक करें, तो सबसे पहले जो जो सबसे मेन स्ट्रीम थॉट है वो तो शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए। जो शास्त्रों में लिखा है बिल्कुल। वही मेन स्ट्रीम है। तो जी उस पर अगर थोड़ा बताएं तो इट विल बी वेरी गुड। जी। असल में जो जैसा आपने कहा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स या मुख्य धारा की राजनीति, तो वो होगी जो कि जैसे भारत का उदाहरण लेकर हम बात स्पष्ट करते हैं, तो भारत में अभी तक कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जो भारत का मुख्य समाज है उसने राजनीति में, आधुनिक राजनीति में, पार्टी पॉलिटिक्स में रुचि नहीं ली। पहले तो उसने सोचा कि ये कोई नई चीज है, अंग्रेजों की नकल में कुछ दिन ये लोग उछल कूद कर लें, धीरे धीरे इनको हमारे शास्त्रों को मानना ही पड़ेगा। इस विषय में उनसे प्रमाद हो गया। प्रमाद ऐसे हो गया कि उन्हें ये पता ही नहीं था, ब्रिटिश सिस्टम को तो हमारे जो मेन स्ट्रीम के इलीट हैं उन्होंने समझ लिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को समझने में उनसे गलती हो गई। जवाहरलाल नेहरू लेनिन और स्टालिन से इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे, और उन्होंने यहाँ सिस्टम तो देखने में एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम ब्रिटिश रहा, लेकिन उसमें सोवियत सिद्धांत बहुत से, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन और मीडिया पर टोटल कंट्रोल पॉलिटिकल पार्टी का, रूलिंग पार्टी का, ये सब कर दिया। इसको ये लोग समझ नहीं पाए। तो शास्त्र जो है वो हमारी शिक्षा से बहिष्कृत हो गए, बाहर कर दिए गए। जो एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा की जो पद्धति जवाहरलाल जी ने बनाई, वो पहले ब्रिटिश भारत में थी, लेकिन जो बाकी के राज्य थे हमारे, उसमें 350 राज्य हिंदू राज्य थे, 125 करीब मुस्लिम राज्य थे, कुछ और जिन्हें ट्राइबल कहते हैं उनके राज्य थे। तो जो हिंदू राज्य थे वो राज धर्म के अनुशासन से चल रहे थे। तो सबको लगा, और गांधी जी यही बात करते थे कि मैं तो धर्म को मानता हूँ, राज धर्म को मानता हूँ। तो इससे लोगों को लगा कि ये जो नया शासन आएगा अंग्रेजों के जाने के बाद, ये अपने ही घर के लड़के हैं और ये वैसा ही शासन चलाएंगे जैसा हमारा हजारों साल से भारत में चलता रहा है। इस विषय में उनसे थोड़ी
उदारता के नाम पर असावधानी हो गई, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ से प्रेरणा लेकर भारत में एक बिल्कुल एलियन, बिल्कुल अपरिचित विजातीय प्रशासन का ढांचा ला दिया। ऐसे ला दिया कि समाज से शासन का पॉलिसी के लेवल पर, नीति के स्तर पर कोई संबंध नहीं रहा। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में किया, वैसे कि हम पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, समाज को अपने आइडियालॉग के आइडियाज के अनुसार ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बदल देंगे, रूपांतरित कर देंगे। तो जवाहरलाल ने भी कहा कि हम भारत में नया समाज बनाएंगे, वी विल फॉर्म ए न्यू सोसाइटी, जिसमें साइंटिफिक टेम्पर होगा, उसमें धर्म आदि को कोई स्थान नहीं होगा, शास्त्रों को कोई स्थान नहीं होगा, उसमें शिक्षा वो होगी जो सरकार बताएगी। और उन्होंने न तो ब्रिटिश सिस्टम को अडॉप्ट किया, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम जो है उसमें तो जो वहां की मेजॉरिटी है उसको, उसके रिलीजन को स्टेट का प्रोटेक्शन प्राप्त है। प्रोटेस्टेंट चर्च को इंग्लैंड के और यूके के भी स्टेट का, क्राउन का प्रोटेक्शन प्राप्त है, तो वो भी नहीं किया। उसके स्थान पर उन्होंने क्या किया कि जो एंग्लो क्रिश्चियन एजुकेशन था उसे ही पूरे भारत में लागू कर दिया। जो प्रिंसेस, जो राजा भारत में इस भाव से विलय किए थे अपने राज्य को कि ये तो अब एक बड़ा राष्ट्र बनेगा, जैसे पहले से हमारे यहाँ परंपरा रही है कि चक्रवर्ती सम्राट होते थे, हम लोग उनके साथ जुड़ जाते थे सभी राजा लोग, और फिर वो अपने अपने क्षेत्र में अपने राजधर्म के अनुसार राज्य करते थे, और एक सम्राट को ट्रिब्यूट दे दिया, कुछ और दे दिया समय समय पर। तो उनके मन में कुछ ऐसा मॉडल रहा, ऐसा भ्रम रहा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, बदल डालना चाहते थे, एक नया समाज बनाना चाह रहे थे कम्युनिस्टों की प्रेरणा से। ये हमारे जो मुख्य लोग हैं, मुख्य धारा के समाज के, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इससे क्या हुआ कि जो शास्त्रों में प्रतिपादन है कि राजा क्या है, तो राजा प्रकृति रंजनात्, राज्य दीप्तौ धातु से राजा शब्द बना है, जो अपने समाज में, अपने राज्य में शोभित हो, जो राज्य समाज की नीतियां हो, समाज की परंपराएं हो, समाज का जो ज्ञान का प्रवाह हो, जो समाज की विद्या की परंपराएं हो, शिक्षा की परंपराएं हो, संस्कृति की परंपराएं हो, श्रेष्ठ संस्थाएं जितनी हैं उनका संरक्षण करेगा राजा। उसको पहले कहते थे वर्ण आश्रम प्रतिपालन, सभी वर्णों का, यानी चारों वर्णों का संरक्षण करेगा, उनको अभय देगा, और वो अपनी मर्यादा में रहें, ये राजा का काम है। और चारों आश्रमों को संरक्षण देगा कि वो शास्त्र के अनुसार चलते रहें। और साथ ही जो अन्य लोग होंगे, जैसे पाखंडी कहते थे पुराने उसमें, जो वर्ण आश्रम के दायरे से, वर्ण और आश्रम की परिधि के बाहर भी लोग थे, उनको पाखंडी गण आदि कहते थे, तो उनको भी राजा रहने का अधिकार देगा, जीविका का अधिकार देगा, लेकिन उनका राज्य की नीतियों में कोई पार्टिसिपेशन, कोई सहभागिता नहीं होगी। इसी को राजधर्म कहते हैं, कि शास्त्रों के अनुसार राज्य चलेगा, और अन्य लोग जो शास्त्र को नहीं मानते हैं उनको भी रहने का, खाने का, जीविका का अधिकार होगा, लेकिन नीति के निर्णय में, पॉलिसी डिसीजन में उनका कोई स्थान नहीं होगा। ये था शास्त्र प्रतिपादित। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सिस्टम और सोवियत सिस्टम का एक अजीब सा कॉकटेल बना दिया, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्रिटिश रहा, लेकिन उसका जो कोर होता है, उसका जो मर्म भाग है, उसका जो प्राण है, वो प्राण क्या है कि जो क्राउन है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो राष्ट्रपति है, वो बहुसंख्यकों के धर्म को संरक्षण देगा और उनका ऑफिशियल लीगल संरक्षक होगा, जैसे क्राउन होता है प्रोटेस्टेंट चर्च का। तो ये नहीं रखा, उसके स्थान पर यह कर दिया कि जो राष्ट्रपति होगा वो रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी के अनुसार सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में सहायक बनेगा, मुख्यतः प्रधानमंत्री वो काम करेगा और वो उसमें मुहर लगाएगा। तो ये एकदम बिल्कुल एलियन स्टेट, विजातीय, परकीय, भारत के लिए अपरिचित राज्य।
अपरिचित इसलिए था कि ब्रिटिश सिस्टम भी ऐसा नहीं था। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि आज से मेरा भतीजा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का वायसराय होगा और भारत के राजाओं से मेरी संधि हो गई है। हम उनकी सीमा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम भारतीय राजाओं से अपेक्षा करते हैं कि वो ब्रिटिश भारत जो ईस्ट इंडिया कंपनी जितने इलाके में पहले थी उस भारत में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और हम वचन देते हैं कि हम यहाँ कोई प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी नहीं लाएंगे, बल्कि जो भी हमारी प्रजा है, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो नागरिक हैं, वो जिस भी रिलीजन को मानते हैं वो उसको मानते रहें, स्टेट उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये एक तरह से संधि की घोषणा थी ना, हिंदू राजाओं के कारण उनको ये कहना पड़ा। और ये भी कहा कि हम राजाओं के उत्तराधिकार नियम आदि, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी हस्तक्षेप करती थी जिसके कारण असंतोष हुआ था, उसमें भी कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजा लोग अपने शास्त्रों के अनुसार राज्य करते रहें, मुस्लिम जागीरदार अपने इस्लाम वगैरह के अनुसार राज्य करते रहें, और ब्रिटिश भारत जो है वो एंग्लो सेक्शन लॉ से शासित होगा। लेकिन उसमें ये फर्क होगा, जैसे इंग्लैंड में हम प्रोटेस्टेंट चर्च को ही प्रोटेक्शन देते हैं, तो भारत में वैसा नहीं देंगे। ये बहुत स्पष्ट थी उनकी घोषणा। तो लोगों को ये भरोसा था कि ये भी उसी मॉडल में है, और फिर ये क्या करेगा, ये तो हमारे हिंदू परिवार में पैदा हुआ। जवाहरलाल को ये था कि भाई ये तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, तो ये तो वही करेगा ना जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। इस विश्वास में रह गए और सोचे कि ठीक है, ये भाषण थोड़ा अंग्रेजी में कुछ गिटपिट देता है, कुछ समाजवाद वगैरह बोलता है। उसमें गांधी जी ने भी उसकी बहुत रक्षा की, क्योंकि जब पहले इसने जवाहरलाल नेहरू ने सोशलिज्म की बात की, तो भारत के बड़े धर्माचार्यों और व्यापारियों दोनों ने ये प्रश्न उठाया। उसमें से व्यापारियों ने, बिड़ला वगैरह ने गांधी जी से प्रश्न किया कि ये तो समाजवाद बोलता है, ये तो देश को नष्ट कर देगा। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं नहीं, वो बोलता तो समाजवाद है, जवाहरलाल समाजवाद बोलता है, पर वो समाजवादी नहीं है, वो सबको साथ लेके चलेगा। लोगों ने गांधी जी की बात पर इसलिए भरोसा कर लिया कि 1934 में, 1934 में जब गांधी जी कांग्रेस से अलग हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि सोशलिज्म जो है ये बहुत ही राक्षसी, बहुत ही आसुरी, बहुत ही तामसिक विचार है, और ये तो किसी भी राष्ट्र को नष्ट करने वाला है, तो इसलिए मैं सोशलिज्म से अपने को अलग करता हूँ। तो उसमें नरेंद्र देव और यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन वगैरह वो सोशलिस्ट पार्टी में गए। जवाहरलाल उनसे जुड़े रहे, लेकिन गांधी जी से बोले कि नहीं नहीं, मैं सोशलिस्ट नहीं हूँ। तो इनको भरोसा हो गया कि जवाहरलाल अंत में मेरी बात सुनेगा। मेरी बात क्यों सुनेगा, कि भारत के लोगों की बात सुनेगा, वही मेरी बात है। ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया, तो भारत के बड़े व्यापारी इसे मान गए। अच्छा कोई बात नहीं, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ छल किया कि गांधी जी की मृत्यु होने दी। उनको खबर थी कि गांधी जी की हत्या की कोशिश हो रही है, उसको होने दिया, कि लेट इट हैपन। अब उसके विषय में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक डिप्टी, मतलब एक राजदूत, एक एम्बेसडर, एम्बेसी का एक ऑफिसर मौजूद था, और उसी ने गोडसे को पकड़ा। अब उसे कैसे पता था कि ये होगा, क्यों पता था? और उस समय के यूएसए के सारे पेपर्स में छपा था कि गोडसे को पकड़ने की बहादुरी का काम हमारे अमेरिकी एम्बेसी के आदमी ने किया है। बड़ा उस पर गर्व था। और उस समय सारे ही यूरोपियन नेशन स्टेट्स के बहुत सारे ऑब्जर्वर्स, बहुत से करस्पॉन्डेंट मौजूद थे। तो वो कोई ऐसी सभा नहीं थी कि गुपचुप हुआ था। इसका अर्थ है कि कहीं इन लोगों को अंदाज था, लेकिन वो विषय अलग है। मुझे लगता है जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की हत्या होने दी, और इसके बाद गांधी जी को अपने ढंग से व्याख्या करना, इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। और सोशलिज्म के पक्ष में, जिस सोशलिज्म को गांधी जी ने राक्षसी विचार बताया था, डेमोनिक, है ना, उस सोशलिज्म को भारत में लागू करने की कोशिश की। इसमें जो सबसे बड़ी घटना घटी कि भारतीय समाज को ये कल्पना ही नहीं थी कि कोई ऐसा भी राजा आ सकता है जो जन्म से हिंदू हो, परंतु वो हिंदू रीतियों, परंपराओं, हिंदू शास्त्रों, हिंदू विद्या को माने ही नहीं, वो इसको पिछड़ी मान ले। वो उनके कल्पना में ही नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, कुछ विदेश में पढ़ा है, चलने दो, ठीक हो जाएगा। अपने ऊपर बहुत अधिक आत्मविश्वास था,
और सोचे कि ये कुछ अंग्रेजों से बात करने के लिए कुछ दूसरी बात बोलता है, तो उसको करने दिया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के मन में तो स्टालिन और लेनिन आदर्श थे। तो उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा पद्धति पूरी तरह सोशलिस्ट कर दी। वहां समाजवाद पढ़ाया जाने लगा, वहां जवाहरलाल नेहरू के विचार पढ़ाए जाने लगे, गांधी जी के भी विचारों को बदलकर उनको सोशलिस्ट की तरह प्रस्तुत किया जाने लगा। और भारत के शास्त्रों का ज्ञान यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से, स्कूल से निकाल बाहर किया गया। उससे क्या हुआ कि एक ऐसा ग्रुप बन गया जो इसी को नया ज्ञान मानता था, यानी एंग्लो क्रिश्चियन थॉट सिस्टम, एंग्लो क्रिश्चियन नॉलेज सिस्टम, एंग्लो क्रिश्चियन एपिस्टेमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एक्सियोलॉजी, सबको उसने सोचा कि यही सत्य है, आधुनिक काल का सत्य यही है, और उसको पढ़ने लगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि आइडियोलॉजी, जो एक कम्युनिस्ट थॉट है, वो यहाँ फैल गया कि पॉलिटिक्स तो आइडियोलॉजी से ही होती। अब आइडियोलॉजी उस पर अपन थोड़ी देर में आएंगे कि यूरोप के तो किसी भी देश में, पश्चिमी यूरोप में तो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टीज नहीं है। जो पार्टीज हैं वो माइनर और मार्जिनल हैं। जो मुख्य पार्टियां हैं वो तो आइडियोलॉजी बेस्ड नहीं है। अमेरिका में भी जो दोनों पार्टियां हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, ये तो किसी समय तो लिबरल डेमोक्रेट बने थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन बने थे। एक ही पार्टी के दो अंग हैं। केवल यही मतभेद है ना कि भाई प्रेसिडेंट के पास सारे अधिकार हों कि कांग्रेस के पास हों। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस के स्टेट के बारे में मुख्य विचार हैं, उसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों एक हैं। केवल उसकी फंक्शनिंग के स्टाइल में कि कांग्रेस को ज्यादा अधिकार हो कि प्रेसिडेंट को, इस पर मतभेद है ना। लेकिन आइडियोलॉजी जैसा कोई चीज नहीं है। पश्चिमी यूरोप में भी, जैसे इंग्लैंड में स्वयं लिबरल पार्टी थी और कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव यानी जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के कस्टम्स, ट्रेडिशंस और रूल्स को पूरी तरह माने। लिबरल जो उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी करें, थोड़ा लचीलापन रखें। तो ये था ना। और इसी का भारत के लोगों को, जो थोड़ा अंग्रेजी पढ़े लिखे भी थे, उसी का परिचय था। अब ये नेहरू के दिमाग में जो आइडिया था वो भारत को कम्युनिस्ट नेशन बनाने का था। तो उन्होंने शिक्षा से इन सबको बहिष्कृत कर दिया। अब नतीजा ये हुआ कि जो भारत के जो मेन स्ट्रीम है, यानी मेन स्ट्रीम कौन सा है, जो सनातन धर्म को जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का पक्ष हो। सनातन धर्म क्या है? मानव धर्म, जैसा मनुस्मृति में कहा है कि सभी मनुष्यों के द्वारा कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज, कुछ सार्वभौम नियम और यम मानने होंगे। राजा का ये काम है कि वो देखें कि राज्य का कोई भी व्यक्ति सार्वभौम यम और नियम, यूनिवर्सल वैल्यूज को अवश्य माने। सत्य है, अहिंसा है, अचौर्य है, दूसरे की चीज चुराना नहीं, नॉन स्टीलिंग है ना, और संयम से रहना, अपरिग्रह मतलब खर्च इतना करना कि जिससे कि समाज की जो संपत्ति है और जो उसकी अपनी भी संपत्ति है उसका भी कोई अपव्यय नहीं होना चाहिए। एक मर्यादा है, एक लिमिटेशन है, एक उसकी सीमा होनी चाहिए कि इतना ही खर्च करो, आदि आदि। तो ये सभी मनुष्यों के द्वारा पालनीय धर्म है, मानव धर्म। तो ये सबको लगता था कि यही होगा। तो इन्होंने बड़ा यश गाया कि नया शासन आ रहा है, वो सबको बराबरी से रखेगा, सबको स्वतंत्रता देगा। तो राजा की बात में विश्वास करने का भारत के लोगों को अभ्यास था। क्यों था? क्योंकि भारत में एक से एक श्रेष्ठ राजा हुए थे। तो अंग्रेजों के विषय में तो फिर भी शंका हो गई कि ये वचन भंगी हैं, दे आर हैबिचुअल ऑफ ब्रेकिंग देयर प्रोमिसेस, अपने वचन को तोड़ने के अभ्यस्त हैं, झूठ बोलने के अभ्यस्त हैं। इसीलिए उनके प्रति कोई सम्मान नहीं था। लेकिन भारतीय राजाओं के प्रति बड़ा सम्मान था, बहुत प्रेम था, क्योंकि वो कहते थे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। जो कह दिया सो किया। जनता को अगर कोई वचन दे दिया तो हर हालत में अपना प्राण भी जाना जाए तो भी उसका पालन करेंगे। तो इसलिए राजा के प्रति बहुत प्रेम था। तो इन्होंने सोचा अभी जवाहरलाल और कांग्रेस भी बड़ी अच्छी अच्छी बात करती है, और इसमें हिंदुओं के काफी बड़े अच्छे नेता गए शुरू से। उन सब का ये है कि वो संस्कारी थे, हिंदू शास्त्रों के जानकार भी थे, लेकिन जवाहरलाल को उन्होंने सोचा कि ऐसे ही कुछ कर रहा है, ठीक से ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार शासन तो दूर, धर्मशास्त्रों की शिक्षा भी, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, शिक्षा की जो मुख्य धारा है, उससे हिंदू धर्मशास्त्र
हिंदू नॉलेज सिस्टम, हिंदू मूल्य व्यवस्था, हिंदू एपिस्टेमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एक्सियोलॉजी सब बहिष्कृत कर दिए गए। और क्या पढ़ाया जाने लगा? एक अजीब सा हौच पौच, जिसमें कम्युनिज्म था सोवियत संघ वाला और ब्रिटिश सिस्टम भी था, दोनों का एक अजीब सा मिश्रण। यानी ब्रिटिश सिस्टम को भी पूरी सच्चाई से नहीं बताया, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम क्या है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो मेजोरिटी है, उनके रिलीजन को स्टेट प्रोटेक्ट करेगा, टाउन प्रोटेक्ट करेगा, तो वो भी नहीं किया। और जो भारत के शास्त्र की परंपरा थी वो भी नहीं किया। उसके स्थान पर यह कर दिया कि एक जो पार्टी के लोग हैं, उनके जो विचार हैं, अर्थात पार्टी आइडियालॉग का, पार्टी लीडर का जो विचार है, उसके अनुसार सिस्टम चलेगा। और पूरा स्टेट पार्टी लीडर के आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का एक टूल बनेगा। पूरा राज्य सत्ता, राज्य तंत्र, राजनीतिक नेता यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के राजनीतिक विचारों को समाज में बलपूर्वक लादने का और समाज को ट्रांसफॉर्म करने का, रूपांतरित करने का एक औजार बनेगा, एक टूल बनेगा। ये एक नया थॉट ला दिया, क्योंकि कम्युनिज्म यही मानता है। तो ये बड़ी समस्या हो गई। अब इसमें समस्या एक और हो गई कि इतना बड़ा छल है थियोलॉजी और आइडियोलॉजी के नाम पर। ये आप लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें पता है, गांधी जी और श्री अरविंद को भारत में पता था, लेकिन अधिकांश शिक्षित लोगों को ज्यादा पता नहीं। तो उन्होंने, अब भारत की ज्ञान परंपरा का अभ्यास था, तो उनको लगा कि भाई शिक्षा तो वही होती है जो यूनिवर्सल वैल्यूज सिखाती है, ऊंचे विचार सिखाती है, और उसके अनुसार जीवन जीना सिखाती है, नैतिक जीवन, मॉरल वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यूज, इनको जो सिखाए वही तो शिक्षा है। तो इसलिए इनको लगा कि ठीक है, शिक्षा आ रही है तो यही सब होगा बच्चों को। लेकिन यहाँ तो शिक्षा दी जा रही थी कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की। और उसके मुहावरे आ गए, आइडियोलॉजी का भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन हो गया विचारधारा। तो लोगों को लगा कि राजनीति विचारधारा के आधार पर करना चाहिए। अब विचारधारा एक एलियन चीज है ना, वो केवल कम्युनिस्ट देशों में है। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी भी क्या है, एक तरह का इंटेलेक्चुअल कॉलोनियलिज्म है ना, बौद्धिक उपनिवेशवाद को ही आइडियोलॉजी कहते हैं। तो उसको जब ये लोग मानने लगे, तो ये अपने थे, सब हैं तो सब हिंदू घरानों के लड़के। ऐसा नहीं है कि हिंदू मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी अलग है और ये लोग अलग हैं, ये भी नहीं। एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है, जटिल स्थिति है भारत की, कि सभी लोग जो राजनीति में हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में, मुख्य दोनों दलों के लोग हिंदू परिवारों के मुख्य लोग हैं। हिंदू संस्कारों का बचपन में उन्होंने सुना है, लेकिन बाद में शिक्षा में उनको बताया गया कि ये कोई पिछड़े संस्कार हैं, ये कोई रद्दी हैं, और हमको तो नया कुछ सीखना है सोवियत संघ से और चीन से और फिर अमेरिका से। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड का भी कोई खास अध्ययन नहीं हुआ, केवल टॉप के जो शीर्ष के लोग थे वो तो उनसे जुड़े रहे, लेकिन वहां के थॉट का भी अध्ययन नहीं हुआ। क्योंकि थॉट का अध्ययन होता तो समझ लेते कि पश्चिमी यूरोप में कहीं भी, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और यूएसए, कहीं भी आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स नहीं है। मुख्य धारा की राजनीति आइडियोलॉजी बेस्ड नहीं है, बल्कि आइडियाज और वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यूज और आइडियाज कुछ नए नए इन पे हो सकती है। तो ये भारत के लोगों को शिक्षा में पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि कोई एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी आइडियोलॉजी हो गई समाजवाद, सोशलिज्म। उसके नाम पे क्लास स्ट्रगल, क्लास हेट्रेड, क्लास एनिमिटी है ना, वर्ग घृणा, वर्ग विद्वेष, वर्ग शत्रुता, वर्ग युद्ध, इसको उन्नति के लिए आवश्यक बता दिया। और इसको छिपाने के लिए ऊपर से बात करते रहे कि हमको शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, लेकिन ये केवल भाषण है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को भी लिख के कहा था कि जल्दी ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध छिड़ने वाला है, और उसमें मैं सर्वहारा वर्ग के साथ, जिसका अर्थ है सोवियत संघ के साथ रहूंगा। तो ये उस समय ही कह दिया था 1938-39 में, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ना था उसमें उसने ये कह दिया था कि मैं सोवियत संघ के साथ रहूंगा। अब ये बात अलग है कि सोवियत संघ स्वयं इंग्लैंड के साथ चला गया, तो ये इंग्लैंड के साथ भी हो लिए। तो इसलिए आइडियोलॉजी के आधार पर क्लास स्ट्रगल, क्लास वार, क्लास एनिमिटी, ये फैलाना पॉलिटिक्स का लक्ष्य हो गया। अब ये तो भारत के लिए अजनबी चीज थी, क्योंकि भारत में तो ये था कि भाई सभी वर्ण,
सभी आश्रम, सभी समाज, सभी संप्रदाय, सभी जातियां यूनिवर्सल वैल्यूज के आधार पर, सार्वभौम नियमों के आधार पर, यमों के आधार पर, यानी सत्य, अहिंसा, संयम, इंद्रिय संयम, आचौर्य और संयम, संयमित जीवन, इसके आधार पर काम करें अपनी अपनी मर्यादा में, अपने अपने कार्य क्षेत्र का, जीवन का जो भी फील्ड आपने चुना है उसके रूल्स जो भी होंगे, उसके नियम जो भी होंगे, उसका पालन करें, लेकिन यूनिवर्सल वैल्यूज से और एक मॉरल वैल्यूज से सब कुछ डिसिप्लिन रहे, सब कुछ अनुशासित रहे। इसी को कहते हैं वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन। तो भारत को तो यह अभ्यास था। तो हर जाति जो है वो अपनी मर्यादा में अपना काम करेगी, हर समूह, हर संप्रदाय अपनी मर्यादा में अपना कार्य करेगा, और कुल मिलाकर सारा राष्ट्र कुछ पूरी राष्ट्रीय या सनातन धर्म की मर्यादा को मानेगा। अब ये एक नई चीज आ गई। अब नई चीज आ गई तो इन लोगों ने क्या किया कि हिंदू समाज से इनको सबसे बड़ा द्वेष हो गया ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से। तो जो नई पॉलिटिक्स आई, जिसे हम मार्जिनल ग्रुप्स की पॉलिटिक्स कहेंगे, क्योंकि जो आइडियोलॉजी में भरोसा करे वो मेन स्ट्रीम भारत में नहीं हो सकता, यूरोप में भी नहीं है, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में भी आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है। तो ये क्या है, मार्जिनल ग्रुप्स, जो सीमांत किनारे के हाशिए में पड़े हुए छोटे छोटे ग्रुप हैं, वो आइडियोलॉजी के नाम से भयंकर खून खराबा करते हैं, मारकाट करते हैं, छल प्रपंच करते हैं। क्योंकि लेनिन और स्टालिन ने क्या किया, लेनिन और स्टालिन ने, मार्क्सवाद से तो उनका कोई लेना देना नहीं था, उससे केवल सहारा ले लिया, और इसके बाद हत्याएं, मारकाट, छल, झूठ बोलना, माओ तो उनका भी पिता निकला। आपकी आपके यूट्यूब चैनल में ही शैलेंद्र कुमार जी बता ही रहे हैं कि माओ कितना बड़ा अपराधी, कितना बर्बर, कितना क्रूर, कितना नरपिशाच था। तो ये जो आइडियोलॉजी के नाम पर जो पॉलिटिक्स है वो तो कठोर होती है, क्रूर होती है, एंटी सोशल होती है। तो वो राजनीति नीचे स्तर पर आ गई, रूस और चीन की प्रेरणा से। कांग्रेस में मेन स्ट्रीम सोसाइटी के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव थे। एक अर्थ में कांग्रेस मेन स्ट्रीम सोसाइटी की पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें ये जो सोशलिस्ट बैंड है, एक गिरोह है समाजवादियों का, जो सोवियत संघ से प्रेरित था, इसने कब्जा कर लिया पॉलिसी के लेवल। तो यहाँ अपनी ही पार्टी से छल करने लगा। नीचे कार्यकर्ता जो हैं वो हिंदू संस्कारों वाले हैं, और ऊपर जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वो सोशलिज्म पे भरोसा करता है, वो वर्ग युद्ध में भरोसा करता है, वर्ग शत्रुता में भरोसा करता है, वर्ग घृणा में भरोसा करता है। समाज में एक समूह का पक्ष लेता है, दूसरे समूह को नष्ट करने की प्रेरणा देता है। तो ये जो यूरोपीय, पश्चिमी यूरोप के विचार भी नहीं लिए, बल्कि जो ईस्टर्न ब्लॉक है, सोवियत संघ और कम्युनिस्टों का ब्लॉक है, वहां से आइडियोलॉजी ले ली, और उसके कारण ये विचारधारा विचारधारा की बात करने लगे। और जो मुख्य धारा के लोग हैं, यानी जो सनातन धर्म के अनुयायी समाज हैं, उनको वो कुछ देर तो समझ में नहीं आया उनको ये हो क्या रहा है। कभी किसी राजा ने ऐसा नहीं कहा था कि मैं अपना मत ला दूंगा। भारत के हजारों साल का इतिहास तो लिखित है, और वैसे तो बहुत पुराना माना जाता है, हमारे शास्त्रों के अनुसार तो 200 करोड़ वर्ष पुराना है, लेकिन 50,000 साल के तो साक्ष्य हैं, और महाभारत के बाद तो बहुत विस्तार से लिखित साक्ष्य हैं। तो चलिए कम से कम 5,000 वर्षों का तो लिखित प्रमाण है ना। तो भारत के किसी राजा ने ये नहीं कहा कि मैं अपना कानून बनाऊंगा, मैं अपना रूल्स बनाऊंगा। उन्होंने तो कहा भाई, जो समाज के रूल्स हैं, जो शास्त्रों के नियम हैं, जो शास्त्रों में प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म है, मैं उसका संरक्षण करूंगा। तो यहाँ के लोगों की ये समझ ही नहीं आया, क्योंकि जब वोट लेने जाते थे नेता, तब तो उन्हीं की बात करते थे। हाँ हाँ, आप बिल्कुल, आप जैसा कहेंगे, कोई ताऊ है, कोई पिता है, चाचा है, भाई है, सब इस तरह के नाते रिश्ते बना के वोट लेते हैं। उस समय उनका जो भी विचार है उसी में हाँ हाँ करते हैं, और ऊपर पॉलिसी के लेवल में धीरे धीरे अपने कैडर तैयार करने लगे। ये कैडर क्या है, ये सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का पार्ट है। कैडर का उद्देश्य होता है कि नेता के विचारों के अनुसार संपूर्ण समाज को बदल डालना है बलपूर्वक, जैसा सोवियत संघ में हुआ और चीन में हुआ। तो उसमें हत्याएं, लूट, ये सब बहुत होता है। भारत में वो संभव नहीं था जाति प्रथा के कारण। आप यदि बड़े पैमाने पर हत्या करेंगे तो जातियों के संगठन यहाँ बहुत मजबूत थे, वो आपको मार देंगे, आपके पास इतनी ताकत है ही नहीं है। सेना में भी जो लोग गए थे वो भी उस समय
साथ नहीं देंगे स्टेट का, क्योंकि ये एकदम बाहर के लोग नहीं आए हैं ना सत्ता में, तो हमारे ही घरों के बच्चे शासन में भी गए हैं, हमारे ही घरों के बच्चे आर्मी फौज में भी गए हैं, सेना में भी गए हैं। तो इसलिए यहाँ उस तरह की मारकाट संभव नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे समाज को अपने ढंग से ट्रांसफॉर्म करना, ढालना, ये कोशिश होने लगी। नतीजा ये है कि अजीब सा केओस है। यानी संविधान जो ब्रिटिश लॉ था 1935 का, इंडिया एक्ट 1935, उसकी नकल में लिखा गया। लेकिन इंडिया एक्ट 1935 की नकल करते हुए भी जो ब्रिटिश ट्रेडिशन है, जो ब्रिटिश अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो ब्रिटिश स्टेट सिस्टम है, उसका जो कोर है, उसका जो सर्वोत्तम भाग है, वो नहीं लिया। कोर क्या है? मेजॉरिटी के रिलीजन को स्टेट का ऑफिशियल लीगल प्रोटेक्शन, बहुसंख्यकों के धर्म को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यानी राज्य सत्ता द्वारा, राज्य के प्रमुख द्वारा अधिकृत वैधानिक संरक्षण, यह नहीं हुआ। उसकी बजाय बहुसंख्यकों के धर्म को नाश करना, उनके शास्त्रों की पढ़ाई को नष्ट करना, उनकी शिक्षा को नष्ट करना, ये एक फैशन चल गया। और क्योंकि ये सोवियत संघ की ज्यों की त्यों कॉपी नहीं था, मारकाट नहीं हो रही थी, लोकतंत्र था, नेहरू में इतना तो था कि लोकतंत्र उन्होंने बचा के रखा, तो उसके कारण मजबूरी में शास्त्रों की पढ़ाई को भी कुछ छूट देते रहे। यानी अगर कोई संस्कृत के विद्यालय चल रहे हैं, अगर किसी धर्म में कुछ शास्त्रों की पढ़ाई हो रही तो उसको नष्ट नहीं किया, उसको मारा नहीं, चलने दो। तो ये एक अजीब सा सह अस्तित्व, एक बहुत ही स्ट्रेंज को एग्जिस्टेंस चला कि मार्जिनल इंस्टीट्यूशंस में शास्त्रों की पढ़ाई होती रहे, लेकिन जो एजुकेशन की जो मेन स्ट्रीम है उसमें एंग्लो क्रिश्चियन लॉ और एंग्लो क्रिश्चियन रूल्स और ट्रेडिशंस और सोवियत संघ के सोशलिस्ट सिद्धांत पढ़ाए जाएं। अब सब पार्टियां उसी से बनी हैं, सब पार्टियों को इसी में श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि वो फ्रेजियोलॉजी, मुहावरेबाजी में फंसे हैं, मुहावरेबाजी में फंसे हैं और उनमें से किसी को शास्त्र का ज्ञान नहीं। भारत का ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, जबकि राजा के लिए क्या कहा गया था सदा। और हमारे राजा 1947 तक जो राजा थे, उनमें से कुछ राजाओं के यहाँ मैं बाद में, क्योंकि मैं तो बाद में ही पैदा हुआ हूँ, तो बाद में मैं 50 मतलब 60 65 65 70 तक कुछ राजघरानों में अगर गया तो वहां मैंने देखा, वहां तो जो राजा हैं उन्होंने शास्त्र पढ़ रखे हैं। जैसे रीवा राजा थे मार्तंड सिंह, उनको संस्कृत का भी ज्ञान था, उनको धर्मशास्त्रों का भी ज्ञान था। ग्वालियर नरेश को ज्ञान था, इंदौर नरेश को ज्ञान था, जयपुर नरेश को ज्ञान था, जोधपुर नरेश को ज्ञान था। हमारे सभी राजाओं को धर्मशास्त्रों का ज्ञान था और वो राजधर्म को ही श्रेष्ठ मानते थे। लेकिन अब ये जो नए रूलर्स आए, इनको भारत के किसी शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, इनको सोशलिज्म का ज्ञान है, आइडियोलॉजी का ज्ञान है, और बाकी वेस्टर्न यूरोप की लाइफ स्टाइल की नकल है। और पॉलिसी लेवल पे अपना रॉ मटेरियल, अपनी सब चीजें सस्ते दाम में इंग्लैंड को दे देना, अमेरिका को दे देना, और वहां से कुछ उनका सामान जो प्रोडक्ट है वो महंगे दाम में ले लेना, ये अलग चलता रहा खाने पीने का धंधा, क्योंकि अपने समाज से कट गए। तो ये जो पार्टी के रूलर्स आए, इनमें कोई सेंस ऑफ सोसाइटी नहीं और कोई सेंस ऑफ अथॉरिटी भी भारतीय शास्त्रों के प्रति नहीं। इनकी सेंस ऑफ अथॉरिटी गड़बड़ हो गई। इनकी सेंस ऑफ अथॉरिटी ये हो गई कि सोशलिज्म जो है वही सर्वोच्च विचार है और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है वो दुनिया का सबसे अच्छा है। लेकिन ये उसके भी फॉलोअर नहीं थे ऑनेस्टली, ईमानदारी से। अगर ब्रिटिश सिस्टम को ऑनेस्टली फॉलो करते ईमानदारी से, तो भारत में हिंदू धर्म को यहाँ का राष्ट्रपति संरक्षण देता, क्योंकि इंग्लैंड का क्राउन प्रोटेस्टेंट चर्च को संरक्षण देता है, मेजोरिटी के रिलीजन को। तो इन्होंने इंग्लैंड को भी फॉलो नहीं किया। अगर इंग्लैंड को फॉलो करते तो अभी से बहुत अच्छी स्थिति होती। इसकी बजाय इन्होंने, जो लोग अब जो पार्टी में आए हैं लोग, ये न तो पश्चिमी यूरोप के किसी शास्त्र को मानते, यानी न तो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस अथवा यूनाइटेड स्टेट्स के जो थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक जो प्रतिपादन है उनको नहीं मानते, लाइफ स्टाइल लग्जरी भले ले लें, और न भारत के शास्त्रों को मानते। तो ये क्या मानते हैं? जो सोशलिज्म ने कहा ना, सोशलिज्म क्या है?
उसने जो न्यूटोनियन मॉडल था, वो उस समय नया नया आया था। उसमें यह था कि साहब, प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अपनी इच्छा से किसी भी मासेस को, पदार्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब ये तो साइंस का क्षेत्र था। अब इनको नया नया उत्साह था, क्योंकि पहले तो ये बाइबिल के कपेटे में पड़े थे, चर्च के अनुशासन में, तो इनको कुछ नया चाहिए रोज उससे मुक्त होने के लिए। तो इन्होंने उसी से सिद्धांत ले लिया कम्युनिस्टों ने। इन्होंने कहा कि जैसे एक साइंटिस्ट कंडीशन सिचुएशन में लेबोरेटरी में किसी मास को ट्रांसफॉर्म कर देता है, Zn+H2SO4, जिंक में जस्ते में तेजाब मिला दिया तो ZnSO4+H2 हाइड्रोजन बन गया। इसी प्रकार समाज को भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब ये अज्ञान था, क्योंकि साइंस तो तब तक प्रिमिटिव थी, डेवलप हो रही थी। अब तो साइंस बहुत आगे बढ़ गई है क्वांटम फिजिक्स आने के बाद। लेकिन इन्होंने वो जो मैकेनिक व्यू ऑफ साइंस था उसको अपना लिया और उसको सोशल साइंसेज में, पॉलिटिकल साइंस में लागू कर दिया कि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है कैडर के जरिए, पार्टी वर्कर के जरिए। तो पार्टी वर्कर या कैडर क्या हो गया? कैटेलिटिक एजेंट हो गया। और जो पार्टी लीडर है वो सोशल साइंटिस्ट या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो गया, और वो पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करेगा। अब ये हर पार्टी का यही थॉट है। एक सोचता है मैं समाजवाद के अनुसार ट्रांसफॉर्म करूंगा, फिर कांग्रेस ने इस समय अजीब सा क्रिश्चियन सेकुलर एक हॉच पॉच बना लिया है, उसके अनुसार पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और जो आरएसएस बीजेपी है वो सोचती हम अपने नेशनलिज्म, वो नेशनलिज्म क्या है? उनके लीडर का थॉट। गुरु गोलवलकर का जो विचार था उसको अब ये नहीं जान, उसको पढ़ते ही नहीं है। बल्कि जो इस समय कोई लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर, अटल जी थे, अब मोदी जी हैं, इनके अनुसार हम पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी में तो ये मान्य नहीं है। वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन, सभी का मर्यादा पूर्ण जीवन संभव करना, सबको अपनी अपनी मर्यादा में रहने देना, ये एक है। इसका अनुमान नहीं था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, जो धर्मशास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने सोचा कि अच्छा ये मनमानी पार्टियां चल रही हैं, तो राम राज्य परिषद बना लिए। अब ये तो बिल्कुल नई चीज है। पार्टी पॉलिटिक्स तो धर्माचार्यों का काम नहीं है। राज्य संचालन करना धर्माचार्यों का काम है, राज्य को मार्गदर्शन करना, राज्य का नीति निर्देशन करना, जिसमें संपूर्ण समाज का हित और कल्याण होता है। पार्टी पॉलिटिक्स उन्हें पता ही नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि ये मार्क्सवाद जो है ये बड़ा खतरा है, तो उन्होंने राम राज्य और मार्क्सवाद लिख दिया। अब ये क्या है? एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश जिसके विषय में आप नहीं जानते। शास्त्रों के ये परम अधिकारी हैं, परम पूज्य हैं, लेकिन ये मार्क्सवाद तो किसी थॉट के लेवल से थोड़ी आया है, ये पता ही नहीं था। इन्होंने समझा कि कोई मार्क्सवाद नाम का थॉट है, जैसे अपने यहाँ शास्त्रों में परंपरा चलती थी, तो उसका खंडन कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, वो किसी विचार से आए हैं क्या? पॉलिटिक्स किसी थॉट से थोड़ी चलती है। थॉट तो मास मोबिलाइजेशन की एक टेक्निक है, लोगों को जोड़ना और किसी दिशा में ले जाना। मास मोबिलाइजेशन टेक्निक है थॉट। कोई भी राजनेता किसी थॉट में वस्तुतः स्वयं विश्वास नहीं करता, वो उस थॉट को लोगों को मोबिलाइज करने के लिए बोलता है। उसके पर्पस तो पॉलिटिकल होते हैं, सत्ता में कैसे पहुंचना। तो ये इन्हें पता नहीं था, तो इन्होंने मार्क्सवाद को कोई थॉट समझ लिया। अब सोवियत संघ में जो स्टालिन और लेनिन आए थे, वो किसी थॉट से आए थे क्या? गुंडागर्दी, छलघाट, मारकाट, पहले किसानों का साथ दिया, बोल्शेविक का साथ लिया, उसमें भी तोड़ फोड़ की, दलाली की, जापान के विरुद्ध इंग्लैंड और अमेरिका को साथ देने का भरोसा किया। भले जापान चीन से लड़ रहा था, इन्होंने चीन चीन की जो तत्कालीन सरकार थी उससे दगा किया, गद्दारी की, और चुपके चुपके, ऊपर से तो मजबूरी थी, बोलते रहे हाँ हाँ हम जापान से लड़ेंगे, लेकिन जापान के साथ भी जुड़े रहे, यानी उसके प्रति सॉफ्ट रहे, और इधर धीरे से इंग्लैंड आदि का साथ देते रहे। तो दोनों पक्षों को धोखा देकर किसी तरह युद्ध में जब बार्गेनिंग हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, सोवियत संघ बना लिया लेनिन और स्टालिन ने बार्गेन करके कि हम जर्मनी के विरुद्ध तुम्हारा साथ दे रहे हैं। इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका की मदद से सोवियत संघ बना है, और बाद में सोवियत संघ की मदद से और इंग्लैंड और फ्रांस और अमेरिका की सहमति से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनी। और धोखा देने के लिए ये उसको कोल्ड वार कह के थॉट को लाते रहे कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का झगड़ा है,
सच्चाई ये है कि इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग के बिना न तो यूएसएसआर बन सकता था, न माओ जेडुंग सत्ता में आ सकता था। सबको पता है ये। तो भारत में अज्ञान ऐसे फैलाया गया एजुकेशन सिस्टम से, यूरोप के लोगों में जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्हें तो पता था कि क्या खेल चल रहा है, वो अपने अपने नेशन स्टेट का पक्ष ले रहे थे। भारत में ऐसे लोग हो गए तथाकथित इंटेलेक्चुअल कि जो समझते थे कि कोई सचमुच कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में झगड़ा हो रहा है, तो कभी हुआ ही नहीं। जिन्हें आप कैपिटलिस्ट कंट्रीज कह रहे हैं, उनके सहयोग से ही तो सोवियत संघ बना है, और उनके सहयोग से ही तो माओ कम्युनिस्ट पार्टी, माओ की चीन में काबिज हुई है। आपको पता ही नहीं। तो भारत में जो लोग पार्टी पॉलिटिक्स चला रहे हैं, वो थॉट का कवर लेते हैं विचारों का, और वस्तुतः है वो अपने शास्त्र से भी कटे हुए हैं। उनका कुल उद्देश्य ये है झूठ छल बोल के किसी तरह मोबिलाइज करके चुनाव जीत जाओ, कभी कोई किसी मुद्दे पर, कभी कोई किसी मुद्दे पर। तो ये समाज के प्रतिनिधि, भारतीय समाज जो सबको साथ लेकर मानव धर्म में विश्वास करते हुए, सभी मनुष्यों के लिए सार्वभौम यूनिवर्सल वैल्यूज पर बल देते हुए, सत्य, अहिंसा, आचौर्य, संयम आदि पर सबको साथ लेके सब अपनी मर्यादा में रहें, वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपालन हो, इसको मानने वाला समाज पार्टी पॉलिटिक्स जो अभी चल रही है उससे क्या लेना देना। तो रामराज्य और मार्क्सवाद पर स्वामी कृपात्री जी ने पुस्तक लिख दी, फिर सब लोग समझ लिए कि मार्क्सवाद बड़ा खतरनाक है, और ये नहीं जाने कि वो मार्क्सवाद खतरनाक से ज्यादा पाशविक है, बर्बर है, पैशाचिक है, राक्षसी विचार है। उसका थॉट से लेना ही देना नहीं, तो गुंडे और लफंगे और हत्यारे हैं। तो आपने राजनीति को, जो हत्यारों और अपराधियों की पॉलिटिक्स थी, उसको आपने ग्लोरीफाई कर दिया कि ये किसी थॉट के लिए कर, और यहाँ उसी की पढ़ाई होने लगी। नतीजा ये है कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, वो सब हिंदू। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू के समय ये हुआ, पहले नहीं था, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि कन्वर्जन जो है वो हलाहल विषय, मानव जाति के लिए सबसे सबसे भयंकर जहर है, पॉइजन है कन्वर्जन। ये गांधी जी का लिखित है, बार बार कहा था। और उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र भारत में एक दिन भी कन्वर्जन अलाउ नहीं होगा। तो उसको अलाउ रखा जवाहरलाल ने, बावजूद उसके कि नियोगी कमीशन की रिपोर्ट 1956 में ही आ गई थी कि कितना झूठ छल करते हैं पादरी, और कई रिपोर्ट्स आ गई। अभी स्वयं भारत सरकार के संयुक्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पद पर विराजमान जो शैलेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने झारखंड में और उत्तर पूर्व में ईसावाद के नाम से जो हत्याएं हो रही हैं, जो अत्याचार हो रहा है, भारतीय संस्कृति का विनाश हो रहा है, उस पर पुस्तकें लिख दी हैं। तो बड़े बड़े अधिकारियों ने भी रिपोर्ट दी है, लेकिन न तो कन्वर्जन पर रोक लगी, न क्रिश्चियन मिशनरीज को। और इस कन्वर्जन पे रोक पे अलग से कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये कह दीजिए कि भारत में नागरिकता उसे ही मिलेगी जो यूनिवर्सल वैल्यूज को मानता है, सत्य को, अहिंसा को, संयम को, दूसरे के धर्म की इज्जत करेगा। तो हिंदू धर्म की जो निंदा करेगा वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मेजोरिटी का धर्म है। हिंदू तो निंदा करते ही नहीं किसी की, वो तो समीक्षा भी नहीं करते। आप निंदा नहीं करें, लेकिन ईसाइयत और इस्लाम को रिव्यू तो करना चाहिए। हिंदू तो, हिंदुओं के ज्यादातर लोग रिव्यू भी नहीं करते। अब थोड़े से लोग आए हैं रिव्यू करने वाले। तो भारत सरकार, जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जन कह के रोके, केवल ये कह दे कि भाई यूनिवर्सल वैल्यूज में विश्वास करना भारत की नागरिकता की शर्त है, कंडीशन है, जो संविधान में एक तरह से इसके बीच विद्यमान है, लेकिन संविधान को 100 संशोधनों से इन्होंने तोड़ मरोड़ डाला। वो जो भले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की नकल में भारत में संविधान बना, लेकिन उसमें कुछ बहुत अच्छी बातें मौजूद है। उसका आधार लेकर भारत सरकार ये बना सकती है कि भारत में हर नागरिक को यूनिवर्सल वैल्यूज को मानना होगा, जिसका अर्थ है कि किसी भी रिलीजन की आप पब्लिकली निंदा नहीं कर सकते, और दूसरे को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने का कोई प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि वो हिंसा है। गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई मिशनरी अकेले में ये प्रे करता है जीसस से कि लॉर्ड हमारे पड़ोसी के हृदय में भी अपना क्रिश्चियनिटी की लाइट, क्रिश्चियनिटी का प्रकाश दे दो, तो वो वायलेंस है। उन्होंने कहा था ये अटर वायलेंस है। एकांत में अगर आप दूसरे के रिलीजन, दूसरे के मत, दूसरे के अध्यात्म के नाश की प्रार्थना करते हैं, तो ये सबसे बड़ी हिंसा है। केवल किलिंग हिंसा नहीं है।
शरीर को मारना हिंसा नहीं है, दूसरे के अध्यात्म को नष्ट करने की इच्छा, दूसरे के आध्यात्मिक विचार को नष्ट करने की इच्छा सबसे बड़ी हिंसा है। तो आप इसको रोक सकते हैं। उसके स्थान पर कांग्रेस ने क्या किया, माइनॉरिटी कह के इस्लाम और ईसाइयत को विशेष संरक्षण दे दिया और केवल हिंदुओं को ट्रांसफॉर्म करने में लग गए। तो नतीजा ये है कि थॉट के लेवल पे और मान्यताओं के लेवल पे भारत की दोनों ही प्रमुख पार्टियां और शेष पार्टियां भी जो मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी है उससे स्ट्रगल कर रहे हैं वैचारिक रूप से। मुख्य धारा है जो हिंदू समाज की मुख्य धारा से कांग्रेस और भाजपा का वैचारिक संघर्ष है, क्योंकि सनातन धर्म के जो सार्वभौम मूल्य हैं उनको न कांग्रेस मानती न भाजपा मानती। भाजपा का भी यह है कि हमारे जो आइडियालॉग हैं उनके आइडियाज के अनुसार हम हिंदू सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो धर्मशास्त्रों का ज्ञाता हो। गुरु गोलवलकर एक थे तो काफी कुछ जानते थे एसेंस में, सार रूप में, लेकिन गुरु गोलवलकर को भी ये लोग नहीं मानते, क्योंकि गुरु गोलवलकर ने साफ साफ कहा था बंच ऑफ थॉट में, उसका उनका लेख और उनके भाषण संग्रहित हैं, कि अगर कोई भारत में किसी आइडियोलॉजी के अनुसार सोसाइटी को रूल करने की कोशिश करेगा तो भारत उसे सहन नहीं करेगा। किसी एक मतवाद के अधीन हिंदू समाज को अनुशासित करने की बात हिंदू समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। ये माधव सदाशिव गोलवलकर गुरु जी ने कहा था, जो बंच ऑफ थॉट में मौजूद है ऑन रिकॉर्ड। उसका हिंदी अनुवाद विचार नवनीत है, उसमें छपा है और मूल में भी छपा है। मैंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ी। तो उसको तो ये मानते नहीं, ये तो एक आइडियोलॉजी के अनुसार सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं थॉट के लेवल पे। प्रैक्टिकली कोई कर नहीं सकता क्योंकि सबसे वोट लेने जाना है। तो ये एक डाइकोटमी है, ये एक द्वैध है कि व्यवहार में इनको सबके पास जाना है वोट लेने, अपने थॉट में अपने नेताओं के और अपने मुख्य लोगों के दिमाग की खुजली ये है कि हम अपने नेता मोदी जी या अटल जी के विचारों के अनुसार हिंदू समाज को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। कोई ये नहीं कहता कि हम हिंदू समाज में सनातन धर्म शास्त्रों की शिक्षा देंगे, सनातन विद्या परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, सनातन धर्म क्योंकि मानव धर्म है इसलिए इसको सारे राष्ट्र में प्रतिष्ठित करेंगे, सबको यथोचित सम्मान देंगे, सभी संप्रदायों सभी वर्णों और सभी आश्रमों को पूर्ण सम्मान देंगे, ये कोई नहीं कहता। उनके अनुसार कानून बनाएंगे, ये भी नहीं कहता। ये कहते हैं हम, और उसके लिए अपने मन से जो ईसाई मिशनरियों ने जो जो डाटा दिया है, जैसे 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने पंजाब प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, इन चारों में शिक्षा का सर्वे किया था। तो उसमें बताया था कि भारत के गांव गांव में पाठशालाएं चलती हैं, बड़े गांवों और बड़े कस्बों में एक से अधिक पाठशालाएं चलती हैं, उसमें हर जाति के शिक्षक पढ़ाते हैं और हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते हैं। वो गांधी जी ने उसको हरिजन में छापा था, बाद में उसको पुस्तकाकार धर्मपाल ने द ब्यूटीफुल ट्री नाम से छापा है, जिसको सीताराम गोयल जी ने बिब्लिया इम्पैक्ट से छापा था, जिसका हिंदी और गुजराती अनुवाद अभी छप गया है अहमदाबाद से इंदुमती काटदरे जी ने। तो ये वो भी संघ की ही है। एक और आप ये तथ्य छाप रहे हैं कि 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में भारत की हर जाति के विद्यार्थी शिक्षा पढ़ लेते थे और हर जाति के लोग शिक्षक होते थे। दूसरी ओर आप कह रहे हैं शताब्दियों से अन्याय हुआ है, शताब्दियों से शिक्षा से वंचित है। तो भाई क्या सच है? तो अराजक, हमारे धर्मशास्त्रों में इसको अराजक कहा है, और अराजक जनपद बहुत ही भयंकर चीज। तो अराजक जनपद की दशा है। एक और वो चाहते हैं कि हम लोगों को, हिंदू समाज को प्रसन्न करें, वोट के समय उससे कहते हैं हाँ ठीक है हम आपकी कोई एक आध मांग मान लेते हैं, लेकिन शेष समय तो विकास आदि के नाम पे वही सड़क बांध आदि जो भी है वो उसकी बर्बाद करते हैं। और थॉट के लेवल पे अपने नेताओं का जिनको कोई खास दुनिया का ज्ञान भी नहीं है, संसार का कोई ज्ञान विशेष नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत है लेकिन संसार के शास्त्रों का ज्ञान, पहले तो अपने शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है, जिनको सनातन धर्म के शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। और यूरोप और अमेरिका में भी जो नई पॉलिटिकल थियरीज आई हैं, सोशल साइंसेस की थियरी आई हैं, उनका भी ज्ञान नहीं है। अपने नेता के भाषण को ही ये तत्व चिंतन और ज्ञान मान लेते हैं। कौन से? जो राजनीतिक किस्म के लेक्चर्स हैं, व्याख्यान हैं, भाषण हैं, जो केवल एक ये फर्स्ट ईयर के लड़कों के स्तर की चीज है, उसको ये नॉलेज मान लेते हैं, ज्ञान मान लेते हैं। तो ये एक डाइकोटमी
जो अभी की पार्टियां हैं वो थॉट के लेवल पे माइनॉरिटी को, हिंदुओं की माइनॉरिटी यानी हिंदुओं की एंग्लो क्रिश्चियन अथवा यूरो क्रिश्चियन थॉट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो चुकी माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। हिंदुओं का वो समाज जो एंग्लो क्रिश्चियन थॉट सिस्टम में बदल चुका है, जो उसकी मान्यताएं मानता है और साथ में सोवियत संघ वाली समाजवाद आदि भी मानता है, जो समझता है कि समाज को बदल डालेंगे, समाज को शासन की नीतियों के अनुसार ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इसका अर्थ है कि शासन का टोटल कंट्रोल होगा। वो तो सोवियत संघ में फेल हो गया, चीन में तो वैसे भी हत्याएं और अपराध भर हो रहे हैं, कुछ भी नहीं, तो आप उसको थॉट के लेवल पे मान रहे हैं। यहां तक कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल में, इमरजेंसी में जो सोशलिज्म शब्द लाया था, जो कि लोकतंत्र का विरोधी है, सारे संसार में सबको पता है कि लोकतंत्र और सोशलिज्म ये एक्सक्लूसिव है, ये इनमें कोई म्यूचुअल इंक्लूसिवनेस नहीं। कोई समाज एक साथ समाजवादी और लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, लेकिन भारत का राज्य सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट का तो अर्थ ही होता है स्टेट मोनोपोली। तो प्रैक्टिकली आप स्टेट मोनोपोली नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन थॉट के लेवल पे आप स्टेट मोनोपोली चाहते हैं। तो आज का जो मुख्य विषय था कि समाज की जो मुख्य धारा है, जो मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी और उसका इमरजेंस कब होगा। तो उसमें मुझे कहना यह है कि वो अभी तो कोई उसके लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे धर्माचार्य हैं और जो परंपरागत मुखिया लोग हैं समाजों के, चाहे वो वनवासी समाज के मुखिया हो, खाप पंचायत के मुखिया हो, या तो उनकी सलाह से कोई पार्टी बने ऐसी, क्योंकि जब पार्टी बनानी है तो पूरे देश की, खासतौर हिंदू समाज जो इसका कोर है, मर्म है, उसकी पार्टी बनेगी ना। तो हिंदू समाज के सभी संप्रदायों और सभी समूहों से सलाह करके बने, अथवा ये भी हो सकता है कि कोई भी एक अच्छा राजनेता और उसका समूह खड़ा हो जाए, लेकिन उसके आचरण से सबको भरोसा हो जाए कि ये हमारा ही प्रतिनिधित्व करता है, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। अभी तक ऐसा कोई नेता यहाँ नहीं है। मोदी जी के प्रति लोगों को आशा जगी थी, सारे धर्माचार्यों ने और दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से ये आए सत्ता में, धर्माचार्यों का आशीर्वाद भी मिला, धर्माचार्यों का। लेकिन अब तो वो वही सोशलिस्ट भाषा बोलने लगे हैं। उन्होंने मान लिया है कि स्त्रियां जो हैं वो ईव हैं, और अब मॉडर्न स्टेट उसको प्रोटेक्ट करेगा। नतीजा ये है कि पुरुष और स्त्री के बीच संबंधों को कटु, बहुत ही बिटर और बहुत ही अविश्वासपूर्ण, एक दूसरे के प्रति शंका करने वाला बना दिया है। ऐसे कानून बन गए हैं। उसमें क्या होता है, जो भली स्त्री है वो तो अपने धर्म पे रहेगी, शील पे रहेगी, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो गुंडे अपराधी आदि हैं, वो किसी स्त्री को कह देंगे कि तू हमारे प्रतिस्पर्धी पर झूठा आरोप लगा दे, और उसके लिए आपने कानून बना दिया कि बिना जांच के उसको जेल में डाल दिया जाए। इसी तरह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ये कह दिया कि अगर वो आरोप लगाते हैं तो वो जेल में डाल देंगे कि भाई, और इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि उनके साथ इतना शोषण हुआ है। एक और आप स्वयं आरएसएस के लोग ब्यूटीफुल ट्री के को हिंदी और गुजराती और दूसरी भाषाओं में पढ़ा रहे हैं कि भारत में 19वीं शताब्दी ईस्वी तक हर जाति के शिक्षक होते थे और हर जाति के छात्र होते थे। आप ये भी पढ़ा रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं, रिजर्वेशन कब तक रहेगा, रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। एक तो रिजर्वेशन पर पुनर्विचार नहीं हो रहा, और अगर रिजर्वेशन को अभी फिलहाल छोड़ भी दें राजनीतिक कारणों से, तो ये आपने हरिजन एक्ट जो है, जो ये बना दिया है कि कुछ जातियों के लोग कुछ अन्य जातियों पर कोई भी आरोप लगा दें तो उनको जेल डाल देंगे। तो ये तो राज्य का पक्षपातपूर्ण अन्यायी स्वरूप है ना, और इसी को सामाजिक न्याय बता देते हैं। उस पर मैंने बहुत विस्तार से लिखा है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट सरासर झूठ पर आधारित है, उस पर हमने लिखा है, बहुत से लेख हैं। उसी समय लिखा था जब मंडल कमीशन आया था। उसके आधार पर दिल्ली में एक बहुत बड़ी गोष्ठी भी की थी हमने, जिसमें देश के बहुत ही टॉप इंटेलेक्चुअल आए थे। वो अभी का विषय नहीं है। मुख्य बात यह है कि ये जो अभी के पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, ये थॉट के लेवल पे मार्जिनल ग्रुप्स हैं। ये हिंदू समाज की मुख्य धारा के प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि इनकी सनातन धर्म के शास्त्रों में श्रद्धा नहीं, और ये किसी संप्रदाय के अनुशासन से भी नहीं निकले। किसी रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, शांकर संप्रदाय, अद्वैत संप्रदाय, द्वैत संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, किसी भी एक अनुशासन से भी नहीं गुजरे। योग संप्रदाय, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, किसी एक अनुशासन से नहीं गुजरे हैं।
जबकि इंग्लैंड में और पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों में जो भी ग्रेजुएट होता है वो किसी न किसी एक क्रिश्चियन डिसिप्लिन से गुजरता है। अक्सर तो उनका बपतिस्मा होता है, बैप्टाइज होते हैं, फिर कॉन्वेंट में या किसी भी एक क्रिश्चियन मठ में वो कुछ समय रहते हैं ना, उनका इनिशिएशन होता है, दीक्षा होती है। यानी सोशल साइंसेज और पॉलिटिकल साइंस वगैरह का कोई भी प्रोफेसर वेस्टर्न यूरोप में ऐसा नहीं है जो वस्तुतः पादरी ना हो पहले, है ना। साइंटिस्ट तो प्राय है उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन सोशल साइंसेज के लोग तो एक तरह से पादरी ही हैं, किसी न किसी क्रिश्चियन मठ में दीक्षित हुए हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ किसी भी भारतीय संप्रदाय में, सनातन धर्म के किसी अनुशासन में बिना शिक्षा पाए लोग स्नातक और परा स्नातक हो रहे हैं, जिनको भारत के धर्मशास्त्र की किसी भी शाखा का ज्ञान नहीं, जो भारत के किसी धार्मिक अनुशासन के अनुसार ध्यान साधना स्वाध्याय नहीं करते, जप नहीं करते, अनुष्ठान नहीं करते, अकेले में पूजा वूजा ऐसे कर देते हैं कुछ कर्मकांड समझ के, लेकिन उसको ज्ञान का स्रोत, वो तो ज्ञान का स्रोत है ना। आप अद्वैत को मानते हैं कि द्वैत को मानते हैं कि द्वैत को मानते हैं, ये तो ज्ञान का मूल आधार है। इसमें शून्य है। यहाँ तक कि जो भारतीय दर्शन पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं वो भी यूरोप के लोगों ने और अमेरिकन लोगों ने जो कुछ लिख दिया है इंडियन फिलोसफी पे उसे पढ़ाते हैं। किसी भारतीय धर्म दर्शन के आचार्य के द्वारा, साधक और सिद्ध पुरुषों के द्वारा लिखी गई कोई बात भारतीय दर्शन के नाम से भारत के विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाई जाती। तो नतीजा ये है कि जो मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी है, जो मुख्य धारा का हिंदू समाज है, उसकी तो विद्या ही अभी तिरस्कृत है। तो वो कैसे कब दल बनाएगा, पहले तो वो कोई विद्या केंद्र खोलेगा जगह जगह, ऐसे विद्या के केंद्र होंगे जो ये बताएंगे कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार राज्य क्या है, राजनीति क्या है, समाज कैसे होना चाहिए। ये कहाँ है इसमें। या तो कोई पंचायत करके जगह जगह कोई पार्टी बनाएगा, या कोई शास्त्रों का अध्येता विद्वानों का एक मंडल होगा जो अपने आचरण से बाद में सबका विश्वास जीत लेगा। क्योंकि भारतीय समाज अभी भी बहुत ही श्रद्धालु है। देखिए मोदी जी जब आए तो सबने उन पर भरोसा किया, सबने कि ये तो अब हिंदू धर्म का कुछ तो संरक्षण करेंगे, लेकिन वो वही सोशलिस्ट धारा में बह गए। कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, उसका यश हिंदू समाज बहुत ही कृतज्ञ समाज है, उनके छोटे छोटे काम जो हिंदू समाज के पक्ष में है उसको खूब यश देता है। लेकिन थॉट के लेवल पे तो वो समाजवादियों की भाषा बोलते हैं, सोशलिस्ट भाषा बोलते हैं, उनकी सारी जो वोकेबुलरी है, सारी टर्मिनोलॉजी है, वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट है। क्यों? क्योंकि शास्त्र से अपरिचित है और केवल संघ की शाखाओं में जो कुछ बता दिया गया उतना पढ़ते हैं, और संघ में कोई धर्मशास्त्रों का ज्ञाता विद्वान है ही नहीं। तो ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन इतनी चिंता की भी बात नहीं है, क्योंकि जो भी आता है अंत में उसको सबके पास जाना पड़ता है। तो दो तरीके हैं, या तो हिंदू समाज में धर्म की, धर्मशास्त्रों के अध्ययन की, ज्ञान की और तप तथा ध्यान की साधना और अधिक सघन हो, जगह जगह हमारी परंपरागत धार्मिक साधना के केंद्र और ज्यादा बढ़े, जहाँ विद्या की भी साधना हो। समाज में जब धर्म का ज्ञान और अधिक फैलेगा तो ये नेता तो वही करते हैं जो समाज, नेता वस्तुतः ये लीडर नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर शब्द है वहां, उनकी अंग्रेजी से ले लिया, पर दे आर नॉट लीडर्स, दे आर फॉलोअर्स। वो देखते हैं कि कौन दबाव दे रहा है, वोट का सबसे बड़ा आधार कहाँ से मिलेगा, तो उस सोसाइटी में या उस ग्रुप में जो विचार होंगे उसको फॉलो करने लगते हैं। तो अगर सनातन धर्म की चेतना से संपन्न हिंदू समाज बड़ा हो गया, नवयुवक नवयुवतियों के बहुत सारे समूह ऐसे खड़े हो गए जो शास्त्रों के जानकार हैं और राजधर्म को जानते हैं, तो अपने आप जो शासन में आएगा वो फिर उधर चला जाएगा, जो कि बहुत सरल है। हमारा संविधान मूल रूप में तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के संविधान में बहुत सी समानताएं हैं। इसमें सबसे रोचक समानता यह है कि न तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी का कोई उल्लेख है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रीडेट है पॉलिटिकल पार्टी से पहले। कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना है, पार्टियां बाद में आई हैं। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी का कोई उल्लेख नहीं है, भारत के संविधान में भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई उल्लेख नहीं। ये कहा गया है कि जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा लेजिस्लेचर का, यानी लोकसभा में पार्लियामेंट में जो लोग जाएंगे उनका, और विधानसभाओं का राज्य में,
उनको गवर्नर और उनको राष्ट्रपति आमंत्रित करेंगे। वहां पॉलिटिकल पार्टी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल की, भारत के संविधान में भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई उल्लेख नहीं। और भारत का संविधान तो कहता है कि जाति, पंथ, सेक्स, इन सब किसी भेदभाव के बिना संपूर्ण नागरिकों की रक्षा करना राज्य का धर्म। तो ये आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स कहाँ से आ गए? कायदे से तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो सकते हैं अगर कोई धर्म का ज्ञाता व्यक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। भाई आप मतवाद कैसे लाना चाहते हैं भारत में? आप अपने मतवाद को अपने समूह में शिक्षित कर सकते हैं, राज्य किसी मतवाद से नहीं चल सकता, क्योंकि मतवाद थोड़े से लोगों का थॉट होता है, थोड़े से लोगों का विचार होता है। समाजवादी ज्यादा से ज्यादा 50,000 होंगे भारत में, कम्युनिस्ट तो 5,000 भी अब नहीं है। ये राष्ट्रवाद नाम का जो बन गया है आरएसएस संगठन, इसमें ज्यादा से ज्यादा 50 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे। देश तो 140 करोड़ है, उसमें हिंदू तो 100 करोड़ है। तो 100 करोड़ हिंदुओं को आप 1 करोड़ लोगों के थॉट से या 5,000 लोगों के थॉट से या 50,000 लोगों के थॉट से कैसे जोड़ेंगे? क्या अधिकार है आपको? आपकी अथॉरिटी क्या है? तो आइडियोलॉजी के आधार पर इतने बड़े नेशन को, इतने बड़े नेशन स्टेट को कंट्रोल करने का थॉट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मानव विरोधी है और सनातन धर्म का विरोधी है। आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स मानव धर्म विरोधी है, सनातन धर्म विरोधी है, संविधान की मूल भावना के विरोध में है। लेकिन सनातन धर्म के वाहक समाज की जो मुख्य धारा है उसकी राजनीति तब आएगी जब या तो धर्मशास्त्रों के ज्ञाता एक समूह खड़ा हो और सब में सबको अभय दे, कहे कि हम वर्णाश्रम धर्म मर्यादा का प्रतिपालन करेंगे, अपने आचरण से विश्वास दिलाए, अथवा सभी जातियों और सभी संप्रदायों के लोगों की कोई महापंचायत बुलाए। जरूरी नहीं है कि उसमें सर्वानुमति हो, जो लोग साथ देंगे सनातन धर्म का उनको साथ लेकर शुरू में चल। लेकिन ये अभी दूर है। आज का जो विषय है, हिंदू समाज की मुख्य धारा की राजनीतिक अभिव्यक्ति कब होगी, अभी बहुत दूर है। पहले विद्या का काम होगा, साधना का काम होगा, तब होगी। अभी के जो ग्रुप्स हैं वो सब मार्जिनल ग्रुप्स हैं थॉट के लेवल। कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ही मेन स्ट्रीम सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव थॉट के लेवल पे नहीं, ये छोटे स्मॉल ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं थॉट के लेवल पे। यही कहना। नमस्कार। नहीं, आपने बहुत अच्छा इसमें एनालिसिस किया, पूरा हर एंगल से आपने किया। एक बस एक क्वेश्चन पूछूंगा छोटा सा, क्योंकि टाइम हमारा जी। बहुत भी लोगों के लिए ज्यादा हो गया है। तो एक हाँ। क्वेश्चन इसमें आता है कि अगर हम लोग को थॉट के हिसाब से हम देखें, धर्म के हिसाब से देखें, आपने बिल्कुल हम्म। सही बात बोली। जो हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे जो संप्रदाय हैं, संप्रदायों का इसमें कोई भी भारतीय शिक्षा पद्धति में कुछ भी योगदान उनका उनको कंसल्ट ही नहीं किया जाता, उनको पूछा ही हम्म। नहीं जाता कभी भी। जो आप तो स्वयं दर्शन शास्त्री हैं, आप दर्शन पढ़ते हैं, दर्शन के बारे में बोलते हैं। किसी भी जी। दर्शन का जो मेन स्ट्रीम दर्शन है उसके बारे में, उसके अनुसार कोई शिक्षा पद्धति नहीं है कहीं पर। नहीं। और जितने जो मेन संप्रदाय हैं भारत के, वो सभी हम्म। साइडलाइंड है अभी, कोई भी मेन हाँ। स्ट्रीम नहीं है। क्योंकि हम्म। जो भी सरकारें आई उन सबने जो है अपने विचारधारा के हिसाब से चले, आइडियोलॉजी के हिसाब से। हम्म। तो हम्म। आइडियोलॉजी एक बड़ा छोटा पार्ट है धर्म का। वो एक बहुत छोटा। जैसे चार्वाक का फिलॉसफी है, वो एक छोटा सा पार्ट है, चार्वाक। हम्म। हम्म। उसके उसका कोई मेन स्ट्रीम में, चार्वाक भी मेन स्ट्रीम नहीं है। मेन स्ट्रीम तो सिर्फ धर्म चारवाक ही तो है। कभी था ही नहीं मेन कभी स्ट्रीम थे, में। महाभारत में उसको राक्षस भी बुलाया जाता है। तो नहीं नहीं, ये लेकिन तो अंग्रेजों ने उसको उभारा और फिर बाद में कम्युनिस्टों ने और ज्यादा उभार दिया। हाँ, और इन्होंने क्या किया, इंडियन फिलोसफी जो आईसीपीआर है, इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च, उसका हेड एक कम्युनिस्ट को बना दिया, डीपी चट्टोपाध्याय को। उसने क्या किया, सबका खंडन करके चारवाक को सबसे बड़ा भारतीय मतलब हद हो गई, मूर्ख आदमी। चलिए। नहीं, जी। और मतलब ज्ञान का इतना अभाव है। जैसे मैं जब देखता हूँ कि मेरी पुस्तक थी नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, उसमें जब नारद मुनि बात करते हैं, नारद मुनि युधिष्ठिर को पूरे समाज के बारे में पूछते हैं, ट्रेडर्स के बारे हाँ। में, फार्मर्स के बारे में। और उनका जो धर्म पे जो निर्देश रहता है युधिष्ठिर महाराज को, वो एक काफी जी। मेन स्ट्रीम है, कॉमन सेंसिकल है। मतलब उसमें ऐसा हाँ। नहीं है कि कोई मना कर सके ना। एक कॉमन सेंसिकल व्यू पॉइंट रहता है। तो ये जो भारत में जो आज जो राजनीतिक जो परिवेश चल रहा है, जो कि किसी भी संप्रदाय से कुछ भी बिलीव नहीं, उनका ये रहता है
यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, और अगर इससे हमको वोट मिल जाए तो चलेगा। तो ये फॉल्ट तो बस। वोटिंग सिस्टम का हो गया, डेमोक्रेटिक सिस्टम का हो गया, जो हम्म वेस्टर्न मॉडल है। लोकतंत्र में तो हम्म ऐसा होता नहीं। लोकतंत्र में मेन स्ट्रीम लोग डिसाइड करते हैं राजा कौन होगा। लोकतंत्र में लोग डिसाइड करता है ना, इसमें तो पार्टियां मोबिलाइज करके वोट जुटाती हैं और फिर कर देती हैं। दोनों अलग चीज हैं। लोकतंत्र वो है जो भारत में था, और ये जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं वो लोकतंत्र नहीं है। वो थोड़े से लोगों के द्वारा हाउ टू मोबिलाइज वोटर्स, इसका टैक्टिक्स है। ये तो छल प्रपंच है। वो मेजोरिटी वोट माइनॉरिटी, पॉलिटिक्स एक छल। जो मेजोरिटी हाँ, माइनॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो लोग डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। और और मेजॉरिटी माइनॉरिटी में भी बहुत से टैक्टिकल छल होते हैं, प्रपंच होता है, धोखाधड़ी होती है। कोई ईमानदारी से, सच्चाई से कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं, बहुत छल है। करेक्ट, करेक्ट। हम्म, और जी लोकतंत्र में क्वालिफिकेशन मेन होता है कि जो राजा ध्यान से पूरे सभी प्रजा को देख हाँ। सके, लोक को देख सके। हम्म लोकपाल, लोकपाल, लोकतंत्र, लोक संग्रह, कॉमन टॉपिक्स हैं। बहुत हम्म। बहुत धन्यवाद आपका इस जी जी। इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। और हम्म, सभी दर्शकों का इसको व्यू शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए जितना जल्दी ज्यादा शेयर कर सकें। सो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स। नमस्कार।